आपसे हमने सीखना है, कुछ आपको हमने सिखाना है, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं इस तरफ बैठा हूँ और आप उस तरफ बैठे हैं। कल आप इंशाल्लाह इस तरफ आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ चीजें करनी है, कुछ समझना है और कुछ करना है। जब तक आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे चीजों पर, जब तक आप इस सीट पे नहीं आ सकते, पढ़ाने वाली सीट पे, ट्रेनिंग देने वाली सीट पे। अभी आप ट्रेनिंग लेंगे और फिर ट्रेनिंग देने के काबिल या इम्प्लीमेंट करने के काबिल तब होंगे जो आप इसको सीरियसली लेंगे। तो बड़ी आसान और सिंपल सिंपल बातें किया करता हूँ मैं, मिसालें में बड़ी सिंपल देता हूँ, ताकि आप लोगों को हर चीज समझ आए, क्लियर हो, ना आपको एग्जाम में कोई मुश्किल हो और ना आपको अमली जिंदगी में कोई प्रॉब्लम हो। हमारी कोशिश यही है। मेरा नंबर आप लोगों के सामने है और ईमेल भी है। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, इसके ऊपर व्हाट्सअप भी है मेरा, तो कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अगर आज क्वेश्चन आंसर जो है ना सेशन में बातें पूरी ना हो सकें या आपका लिंक ना बन रहा हो, तो आप मुझे वॉइस नोट भी कर सकते हैं। बजाय कॉल करने के वॉइस नोट कर दिया करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। जो ही मैं फारिग हूँ तो मैं जवाब दिया करता हूँ। और कभी कभी कल एक साहब ने मुझे कॉल किया था तो मैं मसरूफ़ था, तो मुझे जल्दी में उसकी बात काटनी पड़ी कि मैं कहीं मीटिंग में बैठा था। तो इस तरह से भी हो सकता है, इसलिए आप लोग ये समझेंगे कि ये रूड है और इसने जवाब नहीं दिया। नहीं, ऐसा नहीं। मैं हर एक को रिस्पॉन्ड करता हूँ और उसका आंसर का जवाब देता हूँ। मेरी कोशिश यही है, जिसका कोई भला हो सके मैं कर देता हूँ। तो आज हमारा जो टॉपिक है बड़ा सिंपल और सीधा सा है, लेकिन नाम ऐसे लगेगा जैसे बड़ा मुश्किल काम है। एकेडमिक ऑडिट। क्योंकि ऑडिट का नाम सुनते ही बहुत सारे मसाइल क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, जहनी तौर पे बंदा परेशान हो जाता है कि ये क्या बात हो रही है। तो ऑडिट का मतलब तो हमारा बड़ा सिंपल सा है कि हमने देखना होता है कि आपका फ्लो ऑफ वर्क क्या है, या आपने किस किस्म का काम किया, कैसे किया, किस तरह से किया, प्रॉपर किया, अधूरा छोड़ा, उसकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी की, नहीं की, आपको क्या करना चाहिए था। ये दोनों बातें बतानी होती हैं। आपको चेक भी करना होता है और आपको गाइड भी करना होता है कि ये ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो ऑडिट का मतलब दरअसल कुछ नॉलेज शेयरिंग भी है और कुछ केयरिंग भी है, कि आपको बचाना भी होता है मुख्तलिफ कामों से, मुख्तलिफ चीज़ों से। एक दफ़ा ऑडिट जब होता है तो उससे बंदा बहुत कुछ सीखता है, फिर नेक्स्ट ऑडिट के लिए तैयारी कर सकता है आसानी के साथ। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो एकेडमिक ऑडिट है। तो एकेडमिक ऑडिट और पहले जो फाइनेंशियल ऑडिट होते हैं उसमें बात एक ही है कि हमने शेयरिंग भी करनी है, नॉलेज शेयरिंग भी करनी है, मालूमात लेनी भी है, गाइड भी करना है, और आपका फ्लो ऑफ वर्क को बेहतर बनाना है ताकि इम्प्लीमेंट किया जा सके, इंस्टीट्यूशंस को बेहतर बनाया जा सके, टीचिंग को बेहतर बनाया जा सके, मामलात को आसान किया जा सके। क्योंकि सारा काम हमारा एक ही है। आप हो या मैं हूँ, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे डीपीआई हो, चाहे सेक्रेटरी हायर एजुकेशन हो, हम सब की एक ही जो है ना वो टारगेट है, एक ही गोल है। और वो है कि हमने किस तरह से बच्चों के लिए बेहतरी लानी है, टीचिंग बेहतर करना है, मामलात बेहतर करने हैं, ताकि आने वाली नस्लें हमारी बेहतर से बेहतर आ सकें। तो मैं जरा इसको जरा अब स्लाइड जरा देख लें। इंट्रोडक्शन टू एकेडमिक ऑडिट है a systematic scientific review of an educational institution's processes, teaching, learning, research, admin, to ensure quality, effectiveness, and compliance, identifying strengths, weaknesses for continuous improvement, focusing on learning outcomes. Teaching methods and overall academic standards, often tied to accreditation or internal quality assurance. वही बातें जो मैंने अभी आपको आम अल्फाज में की थी, ये जरा इंग्लिश में लिखी हुई हैं और कोई बेटर अल्फाज इस्तेमाल कर दिए गए हैं। मकसद वही है कि हमने हर सूरत लर्निंग को, टीचिंग को, रिसर्च को, एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करना है आने वाली नस्लों के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए, बच्चों के लिए, ताकि हमारे इदारे बेहतर से बेहतर हो सकें। जैसे कि हम कहते हैं कि
गवर्नमेंट के इदारों का कोई मुकाबला नहीं है, तो उसके पीछे हमें कुछ और मजीद कुछ करना है। क्योंकि पिछले दिनों हम जरा कुछ नीचे की तरफ गए हैं, तो अब फिर इम्प्रूवमेंट का बहुत अच्छा चांस मिला है। गवर्नमेंट्स भी, वजीर तालीम भी इस पर फोकस कर रहे हैं, और हमारी तमाम एडमिनिस्ट्रेशन भी, कि हम किसी तरीके से बेहतर काम कर सकें, एजुकेशनल भी और एकेडमिक के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज पर भी। तो ये सारे के सारे हमारे पास इंस्टीट्यूशन में जो के काम होते हैं, हमने इन्हीं के ऊपर फोकस करना है, इन्हीं को देखना है कि क्या क्या हो सकता है। हमारा पर्पस क्या है? Evaluate and enhance the quality of academic delivery, ensure alignment with goals and meet external standards। यानी एकेडमिक ऑडिट का जो असल पर्पस है वो ये है, जो पहले भी हम बातों में कर चुके हैं। कवर्स करिकुलम, टीचिंग लर्निंग, असेसमेंट, रिसर्च, फैकल्टी, स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। हमने ना सिर्फ ऑडिट का मतलब ये नहीं कि तनकीद करना है या हर चीज को कहा जाए कि ये गलत है, बल्कि असल मकसद होता है कि उसको सपोर्ट भी किया जाए, इदारे को या इदारे के सरबराह को या तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को, ताकि इंस्टीट्यूशन बेहतर से बेहतर हो सके, क्वालिटी इन्हांस हो सके उस इंस्टीट्यूशन की भी, टीचिंग की भी, लर्निंग की भी, ताकि हम आगे से आगे बढ़ सके। प्रोसेस क्या है? इन्वॉल्व्स डॉक्यूमेंट्स रिव्यू, observations, interviews with faculty, students, and preparing a comprehensive report with recommendations। तो ऑडिट का जो मैंने बार बार एक दफा जिक्र करता हूं, तो बार बार एक बात कहता हूं कि ऑडिट का मतलब हरगिज हरगिज सिर्फ तनकीद करना ही नहीं है, बल्कि रिकमेंडेशंस देना भी है, गाइड करना भी है कि आपने आइंदा क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। ये दो तीन जो सवाल होते हैं, कैसे, क्यों, किसके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं के ऊपर पूरा बेस करता है हमारा सिस्टम, कि हम बच्चों के लिए सारा काम कर रहे हैं। कैसे करना है वो हमने एक दूसरे को शेयरिंग करके बताना है, ऑडिट करके बताना है, वैसे बताना है, मीटिंग्स करके बताना है, और हम आगे से आगे क्वालिटी इन्हांस करें ताकि बात कर सकें। तो ये क्यों, कैसे और किसके लिए, ये सारों का आंसर एक ही है, और वो है हमारा कि हम एकेडमिक ऑडिट करें और गाइडलाइंस भी शेयर करें। गोल क्या है जी? हमारा मकसद जो है वो ये है कि ड्राइव क्वालिटी इन्हांसमेंट, improve student learning outcomes, and foster a culture of continuous improvement। तो दरअसल अब जो लास्ट लफ्ज है continuous improvement, यही वो लफ्ज है, यही वो गोल है, यही वो मकसद है जिसके लिए हमने सब कुछ करना है। तो आमतौर पे होता ये है कि प्रिंसिपल चूज किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है, और इंटरव्यूज करके किए जाते हैं। अगर संरचना का जो है ना जोर ना हो, तो उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ बेटर से बेटर हमें बंदा चूज करना होता है, ताकि वो बेटर से बेटर अपने इदारे में इम्प्लीमेंटेशन कर सके, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना है। दरअसल एग्जीक्यूटिव एजेंसी होता है प्रिंसिपल और वो इदारा जिसमें ये सारा काम करना है। हमारे सेक्रेटरी हायर एजुकेशन जो है वो पॉलिसीज बनाते हैं, यानी गवर्नमेंट बनाती है, और डायरेक्ट डीपीआई जो है वो डायरेक्शन देता है, और आगे जो है वो डायरेक्टर साहब उसको इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करते हैं, और प्रिंसिपल जो है वो इम्प्लीमेंटर होता है, जिसने इम्प्लीमेंट करना होता है उस इदारे में। तो ये जो एकेडमिक ऑडिट है, ये उस इदारे का ऑडिट हो रहा है। प्रिंसिपल चूंकि सरबराह होता है, तो उसके थ्रू ये सारे के सारे काम करवाए जाते हैं, और उसको चेक किया जाता है, और उसी को ज्यादा गाइड किया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन हो सके अपने मामलात की, पॉलिसीज की, डायरेक्शंस की। क्योंकि जो है ना, टाइम टू टाइम
हमें मुख्तलिफ डायरेक्शंस मिलती रहती हैं, अब ये करें अब वो करें, तो वो पॉलिसी के अंदर रहते हुए कुछ ना कुछ डायरेक्शंस अलहदा से भी आना शुरू हो जाती हैं। तो हमने उनको भी साथ इम्प्लीमेंट करवाना है। ये जिम्मेदारी है इदारों की, और इदारे के सरबराह के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है कि उसके थ्रू ये काम होने। तो इसलिए प्रिंसिपल्स की कोशिश होती है कि ऊपर वालों की हदायत पर अमल करते हुए इम्प्लीमेंट किया जाए पॉलिसीज को। और लेकिन उसको पहले समझ बूझ भी होनी चाहिए, तजर्बा भी होना चाहिए, उसको सीखना चाहिए। आप लोगों में से ही प्रिंसिपल किसी ने कल बनना है। मैं भी आप ही की तरह प्रोफेसर रहा हूँ, ठीक है, मैं पहले प्रिंसिपल भी रहा हूँ, वाइस प्रिंसिपल 8-9 साल रहा हूँ, प्रिंसिपल भी 3 साल रहा हूँ, अब फिर मैं दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह प्रिंसिपल हूँ, 2 साल से ज्यादा हो गए। तो ये मकसद है कि एक्सपीरियंस लेना है और अपना विजन इस्तेमाल करते हुए उसको इम्प्लीमेंट करना है। और एकेडमिक ऑडिट जो है वो हमें सपोर्ट करता है, जैसे कि अभी पहले लिखा कि हमने कि ये दरअसल एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के लिए है, कि हम उनको बताएं कि कहाँ कहाँ गलतियां हो रही हैं और कैसे कैसे उसको तसीह किया जा सकता है और इन्हांसमेंट की जा सकती है क्वालिटी में। अब जरा हम चलते हैं कि ये एकेडमिक एक्टिविटीज का ब्रेकअप क्या है, हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं। क्योंकि हमने अब फाइनेंशियल की बात नहीं कर रहे, हम सारी की सारी बात कर रहे हैं एकेडमिक्स की। तो उसमें देख लेते हैं कि सबसे पहले मैं जहां से स्टार्ट लेना चाहता हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमारी सजेशन पे गवर्नमेंट ने इसको माना था कि प्री फर्स्ट ईयर को लाजमो मलजूम कर दिया जाए। बल्कि अब प्री फर्स्ट ईयर का नाम खत्म हो गया, अब हम कहते हैं फर्स्ट ईयर एडमिशन। चाहे वो अप्रैल में हुए हैं, चाहे वो मार्च में शुरू कर दें या अप्रैल के आखिर में शुरू करें, तो वो प्री फर्स्ट ईयर नहीं है। हालांकि वो रिजल्ट से पहले हमने एडमिशन शुरू कर दिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पर रिजल्ट से बहुत पहले स्टार्ट किए। अप्रैल में हमने एडमिशन शुरू किया और हम अपने टारगेट को 1 महीने के अंदर अंदर पूरा कर चुके थे। तो हमने बहुत सारा काम किया, लोगों ने हमें जो है ना सराहा और हमारे पास आए बच्चे, और हमारे जो है ना वो तादाद भी पूरी हो गई, और पिछले साल हमें इनाम भी मिला था। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट कि अगर आप प्री फर्स्ट ईयर शुरू नहीं करेंगे तो आपके इंस्टीट्यूशंस का नुकसान होता है। प्राइवेट वाले ले उड़ते हैं उन अच्छे बच्चों को। तो आप फौरी तौर पे यहाँ पर प्री फर्स्ट ईयर का इम्प्लीमेंट करें, और यही काम आप बीएस में भी करेंगे। और इसका एक फायदा, जो सबसे बड़ा फायदा है, वो ये है कि आपको एक बहुत बड़ा टाइम स्पैन मिल जाता है कि आप उसमें पूरा करिकुलम कवर करने की कोशिश करते हैं। जो जो आउटलाइंस आपको मिली होती हैं हर सब्जेक्ट के बारे में, आप उसको तभी पूरा कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम ज्यादा होगा। अदरवाइज अगर आप सितंबर में क्लासेस शुरू करते हैं, और सितंबर में क्लासेस शुरू होने के बाद अक्टूबर टेस्ट आ गया, दिसंबर टेस्ट आ गया, सेंड अप टेस्ट आ गया, असाइनमेंट्स आ गई, खेल आ गए, मुशायरे आ गए, अदबी मुकाबला जात आ गए, और हमारा बहुत सारा वक्त जो है वो इन चीजों में भी लग जाता है। तो टाइम थोड़ा होने की वजह से हम आम तौर पे अपने कोर्सेज मुकम्मल नहीं कर पाते, जिसका बहुत बड़ा नुकसान होता है बच्चों को भी, और हमारे रिजल्ट्स पर भी इसका असर पड़ता है। तो एकेडमिक ऑडिट वहां से स्टार्ट होना चाहिए, एक्टिविटीज वहां से स्टार्ट होनी चाहिए, ताकि हम बेहतर से बेहतर काम कर सकें। तो ये ऑडिट में हम ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि जनाब ये काम आपने देर से शुरू किया था तो देखें कितना नुकसान हुआ, इदारे में एडमिशन कम हुए, इदारे का रिजल्ट का बेड़ा गर्क हुआ, चूंकि आप लोग कोर्स मुकम्मल नहीं कर सके। तो ये चीजें हमारे पास ब्रेकअप के तौर पे हम पहले ही उसको लगा लेंगे। फिर हम मंथली टेस्ट का रिवाज खत्म होता जा रहा था, तो गवर्नमेंट ने अब बहुत अच्छा लिया स्टेप और इसको लाजम मलजूम करार दिया। और अभी भी इसमें बेहतरी आने की बहुत सारी चीजें हैं, चांस है। तो मंथली टेस्ट होना एकेडमिक जो है ना वो हमारी एक्टिविटीज में लाजम है, और उससे हमारा बेहतर से बेहतर नतीजे आ सकते हैं। तो इसमें जब ऑडिट होगा तो इसमें ये चीजें भी आपसे पूछी जाएंगी कि आपने मंथली टेस्ट लिए, उनका रिकॉर्ड रखा, उनका रिजल्ट्स आपने अनाउंस किए, आपने उनके वालिदैन को इतला की, उनको बुलाया। आगे चलते हैं, मैं बताता हूँ कि मेरे पास कितनी इंपॉर्टेंस होती है असाइनमेंट्स विद रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स। और ये सारी की सारी जितनी असाइनमेंट्स, जितने टेस्ट, जितने का हमारे पास एडमिशन्स हैं, उनको डॉक्यूमेंटेशन के जरिए हमने सारा का सारा रखना है, ताकि
हम उसको चेक कर सकें, ऑडिट कर सकें और बता सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें। दिसंबर टेस्ट, अभी गवर्नमेंट ने बहुत जो है ना एक बिग स्टेप जो है ना वो लिया, और दिसंबर टेस्ट सेंट्रलाइज हुए, ऊपर से पेपर बन के आए। इसमें भी बेहतरी की बहुत सारी ज़रूरत है, क्योंकि जो दिसंबर टेस्ट ऊपर से हमें मिले हैं वो बहुत ज़्यादा लेंथी थे, 6-6 सफ़ात पर थे। तो कॉलेजेस को बहुत सारा इसमें लॉस हुआ कि इतनी कापियां करवानी पड़ी, इतने प्रिंटिंग करवानी पड़ी कि अब कॉलेजेस के पास पैसे जो है वो काफ़ी कम हो गए। तो ये एकेडमिक ऑडिट में ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि ये भी हमने गाइड करना होता है। एकेडमिक ऑडिट को हम चेक करते हुए हम इसको अब रिकमेंडेशन के जरिए इतला करेंगे अपने डायरेक्टर को, डीपीआई को, सेक्रेटरी साहब को, कि जनाब ये इम्प्लीमेंट तो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये चीजें भी आ रही हैं। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बेहतर है कि शॉर्ट किया जाए, थोड़े पेजेस पर क्वेश्चन पेपर बनाए जाएं, ताकि अखराजात कम हो। अब होगा ये कि जब सेंड अप टेस्ट होंगे तो फिर इतने पैसे नहीं बचे होंगे कॉलेजेस के पास कि वो इनको इम्प्लीमेंट कर सके प्रॉपरली। तो इसलिए ये जरा थोड़ा सा ऑडिट का मतलब भी यही है कि हम एक दूसरे को बताएं, शेयर करें, बताएं कि ये मामला इस तरह से, इसका नुकसान भी होता है, फायदा तो बहुत सारा है, लेकिन उसके नुकसानात से भी बचने के लिए हमने बताना होता है। इसी को ऑडिट कहते हैं, कि गाइड भी करना है और रिकमेंडेशंस भी देनी है। एकेडमिक कल्चर और कंपटीशंस, ये हमारे पास अब कल्चर खत्म होना शुरू हो गया कि हम बच्चों के अंदर मुकाबले नहीं करवा रहे। बच्चों के एकेडमिक जो है ना वो मुकाबले होने चाहिए, और को करिकुलर एक्टिविटीज के मुकाबले होने चाहिए, अदबी प्रोग्राम होने चाहिए, मुशायरे होने चाहिए, स्किट्स होने चाहिए, ताकि बच्चे एक दूसरे को बता सकें, अपना इजहार कर सकें। और जब तक बच्चों की नशो नुमा उनको बेहतरी सोच के साथ नहीं होगी, हमारा पूरा पूरा निज़ाम खराब हो जाएगा। तो इसलिए अब बच्चों को अगर पूछा जाए तो बहुत सारे सवाल का उनको नहीं पता होता, क्योंकि हमने उनको को करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ही नहीं किया। इवन के बच्चों को गेम्स में हमने इन्वॉल्व नहीं करते, और बच्चों को हम पाबंद रखते हैं। पहले वो अपने इंस्टीट्यूशंस में से फारिग होके आते हैं, फिर उनको ट्यूशंस पे भेज दिया जाता है, एकेडमीज आ जाती हैं, और रात को जब वो वापस आते हैं तो फिर उसके बाद उनके पास कोई टाइम नहीं है कि वो खेल कूद कर सकें और हेल्दी उनका जो है ना बॉडी हो, और हेल्दी बॉडी होगी तो हेल्दी माइंड होगा। तो कंपटीशंस बहुत जरूरी है। एकेडमिक कंपटीशंस भी बाकायदा मुकाबले जाते हैं। मैं अपने कॉलेज की बात बताता हूँ कि हम बाकायदा यहाँ पर बहुत बड़े बड़े सेमिनार करवाते हैं, और बहुत सारे हमने खास तौर पे इंग्लिश डिपार्टमेंट वालों ने बहुत सारे सेमिनार्स इस तरह से बनाए हैं, इस तरह से कंपटीशंस किए हैं कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के, मुख्तलिफ कॉलेजेस के बच्चों को बुलाया जाता है, और उनको क्वेश्चन आंसर्स किए जाते हैं, कंपटीशन कराया जाता है। तो वो बहुत सारा लर्निंग प्रोसेस हो जाता है। जो बच्चे सुन रहे होते हैं उनके लिए भी वो बेहतर हो जाता है, और वो भी सीख जाते हैं। तो ये कंपटीशन बहुत ज़रूरी होते हैं। इससे जो नहीं शामिल होते बच्चे, बाहर बैठे होते हैं, उनको भी फायदा हो रहा होता है, उनमें भी जज्बा पैदा होता है, और वो भी कल को मुकाबला करने के काबिल हो जाते हैं। हैंड अप टेस्ट, ये भी पहले तो लाजमो मलजूम होता था, फिर दरमियान में कल्चर ऐसा आया कि सेंड अप टेस्ट की जिम्मेदारी खत्म हो गई। बच्चों को हम टेस्ट जो है ना वो रिकॉर्ड भी नहीं रखते थे, और उनके एडमिशन सारे चले जाते थे, प्रेशर आ जाता था, स्ट्राइक्स हो जाती थी। तो ये सेंड अप टेस्ट भी हमारा एकेडमिक का एक प्रोसेस है, और ऑडिट के दौरान इसको भी चेक किया जाए कि सेंड अप टेस्ट प्रॉपर हुआ, प्रॉपर उसका रिकॉर्ड मेंटेन हुआ, प्रॉपर उनके वालदेन को इतला हुई, प्रॉपर बच्चों को पेपर दिखाए गए, ताकि वो जब बोर्ड के या यूनिवर्सिटी के एग्जाम में अपीयर होंगे तो उनको इतना नॉलेज हो कि हम कहाँ कहाँ गलतियां करते हैं और हम उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। फिर सरप्राइज टेस्ट भी होने चाहिए, कि अचानक क्लास में आज कहते हैं कि जी हमने जो कुछ पढ़ा था इस वीक में, आज उसको रिवाइज करने के लिए आपसे टेस्ट करवाया जा रहा है, और आप व्हाइट बोर्ड पे कुछ टेस्ट लिख दें, 2 सवाल लिख दें, और उन्हें कहा कि फौरन अपने अपने पेपर पे इसका इजहार करें। अब जो हमारे पास सबसे बड़ा जुल्म हो रहा है वो ये हो गया, मोबाइल ने और लैपटॉप ने हमें हाथ से लिखने की आदत खत्म करवा दी है। अब इजहार नहीं कर पाते, एक्सप्रेशन नहीं दे पा रहे इन राइटिंग।
तो जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल क्रिएट हैं, और इसलिए बच्चे ज़्यादातर एग्जाम में फेल भी हो रहे हैं कि उनको लिखने की आदत नहीं रही। वाई और यू की बजाय वो सिर्फ यू का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि चैट कर रहे हैं। मोबाइल पे चैटिंग ने बहुत सारे हमारे स्पेल खराब कर दिए, हमारा पूरा का पूरा शॉर्टकट ने बेड़ा गर्क कर दिया है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों को जब आप प्रैक्टिस करवाएंगे तो उनको लिखना भी आएगा और उनको स्पेल भी याद होंगे। QEC एवेल्युएशंस जो है वो क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल जो बनाया गया है हर इदारे में, हर कॉलेज में, तो उसका भी एक रोल है। उसको भी हमने चेक करना है कि वो अपना रोल अदा कर रहा है कि नहीं कर रहा। एकेडमिक ऑडिट में ये भी शामिल है कि हम उसकी भी चेकिंग करें कि वो कितना इन्वॉल्व है, कितना उसने सजेशन दी हैं, कितने बच्चों से इंटरव्यू किए हैं, बच्चों से एवेलुएट करवाया है, टीचर्स के बारे में, अपने सिलेबस के बारे में, सारी चीज़ों को। तो ये क्वालिटी एनहांसमेंट सेल जो है, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है जो कि कॉलेजेस में होना चाहिए, और लाजम मलजूम होना चाहिए, और प्योर होना चाहिए, ताकि हमें गलतियों का एहसास हो, पता चले कि कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं। सिर्फ इसको टाइम पास नहीं करना, बल्कि इसकी गलतियां निकाल के रिकमेंडेशंस देनी है। मीटिंग्स विद स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के साथ टीचर्स की बाकायदा मीटिंग होनी चाहिए, जिसको हम काउंसलिंग भी कह सकते हैं, जिसको हम इजहार करने का मौका भी कह सकते हैं, कि बच्चों को इजहार का मौका दिया जाए, कि वो सेपरेट बैठ के आपसे बात कर सके, कि हो सकता है वो शाये हो और अपनी क्लासेस में काम की बात ना कर पाए, तो उसको मौका भी मिलना चाहिए। और जितनी मीटिंग्स हों वो प्रॉपर रिकॉर्डेड हों, किस बच्चे के साथ कितनी देर की मीटिंग की गई और उसके क्या मसाइल थे, उसको हल किया गया। तो ये भी पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए, हर चीज की रिकॉर्ड आपके पास मौजूद होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। पेरेंट टीचर मीटिंग, जुनेद डीपी ऑफिसर से मैं बता रहा हूँ कुछ मसला। पेरेंट टीचर मीटिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसके बारे में बता सकता हूँ कि मैं जब प्रिंसिपल था भक्कर में, तो मैंने 100% पेरेंट टीचर मीटिंग की, 100% बच्चों के वालिदैन को बुलाया। अगर वालिदैन नहीं थे उसके, तो उसका चचा आया, मामू आया, बड़ा भाई आया, एक एक बच्चे को इतना हमने टाइम दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि जब 3 साल मैंने वहाँ मुकम्मल किए, तो मेरे कॉलेज में पहले 14 साल से वो कॉलेज मौजूद था, तो कोई पोजीशन नहीं थी। तो उस 3 साल के एंड पे हमारे कॉलेज ने बोर्ड में पोजीशन भी ली, और हमने भरपूर जो है ना वो फायदा उठा लिया। फिर उसके बाद हमारे पास ऑडिट के लिए, अब वो भी एक ऑडिट ही है, जब आप पेरेंट्स को बुलाते हैं तो पेरेंट्स आके आपके साथ बात करते हैं, बहस करते हैं, आप उनको कुछ बताते हैं, कुछ वो आपके ऊपर गिले करते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं है, आप उनको चेक नहीं करते। दरअसल वो भी एक ऑडिट है हमारा, हमें चेक किया जा रहा है। तो एक्सटर्नल विजिट्स बाय DEC, DPIs और ये वो जितने हमारे ऑफिसर्स हैं, वो भी जब विजिट करने आते हैं, तो मकसद उनका भी यही होता है कि हमें चेक भी किया जाए और हमें सजेस्ट भी किया जाए। तो जब वो कॉलेज आते हैं तो कॉलेज के एनवायरनमेंट को देखते हैं, कॉलेज के ज़ाहरी सूरत को भी देखते हैं, और खेल के मैदान में अगर वो मेहमान हैं तो खेल भी देख जाते हैं, ग्राउंड्स भी देख जाते हैं, और इन्वॉल्वमेंट भी देख जाते हैं। और जब वो बच्चों के साथ मिलते हैं, किसी एकेडमिक मुकाबले में आए या वो कभी क्लास को चेक करने चले जाएं, तो बहुत सारी चीज़ें वो ऑटोमेटिकली ऑडिट हो रहा होता है। वो बता रहे होते हैं कि फलां कॉलेज बहुत अच्छा काम कर रहा है, फलां इदारा बहुत अच्छा काम कर रहा है, प्रिंसिपल अच्छा है, प्रिंसिपल बिल्कुल बेकार है, काम नहीं करता। ये सारी की सारी ऑडिट हो रहा होता है, ऑटो ऑडिट, और वो हमें फिर कन्वे भी कर दिया जाता है, डिस्प्लेयर भी आ जाते हैं, और एप्रिसिएशन भी मिल जाती है कि जनाब बड़ा अच्छा काम किया गया। तो ये ऑडिट का हिस्सा है एक्सटर्नल विजिट्स। तो इसलिए परेशान नहीं होना, बल्कि एक्सटर्नल विजिट्स को लाजम मलजूम होना चाहिए। उससे बहुत सारा बूस्ट मिलता है इदारे को, प्रिंसिपल को। जब भी हमारे पास पता चलता है कि फर्ज करें कि मुझे पता चला कि या मैंने मेहमान खुसूसी बुलाया है मिनिस्टर एजुकेशन को, तो जब उसने आना है तो साफ ज़रा है कि मुझे अपने इदारे को मजीद अप टू डेट करना है, अपग्रेड करना है, ताकि जब वो आए तो हमारे इदारे में हर चीज़ ओके नज़र आए।
तो उसके लिए बेहतर यही होता है कि जब आपके विजिट्स हो रहे होते हैं तो फिर आप भी कॉशियस हो जाते हैं और आप मजीद एक्टिव हो जाते हैं। तो ये भी एक ऑडिट का तरीकाकार है, जो कि एकेडमिक ऑडिट है, फाइनेंशियल ऑडिट की बात नहीं हो रही यहाँ पर। इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन, ये जितनी हमने अभी तक बातें की हैं उन्हीं को सिर्फ हम सिंपली अब राइट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एकेडमिक कैलेंडर, हमें गवर्नमेंट ने एकेडमिक कैलेंडर दिया है, उसको इम्प्लीमेंट किया है या नहीं किया, यही तो ऑडिट, इसी बात का तो ऑडिट होना है, इसी बात की तो चेकिंग होनी है। और इसको हमने इम्प्लीमेंट किया, कराना है, और प्रिंसिपल इसका जिम्मेदार है कि वो अपने अमले से, अपने फैकल्टी मेंबरान से एकेडमिक कैलेंडर की इम्प्लीमेंटेशन करवा रहा है कि नहीं। अब एक तरीका कार आ गया, थोड़ा सा ऑडिट हमारा होना शुरू हो गया। किस तरह से होना शुरू हो गया? जब हमें अक्टूबर टेस्ट ऊपर से बन के आएंगे, जब हमारे पास दिसंबर टेस्ट ऊपर से बन के आएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली हमारा ऑडिट ही हो रहा है कि आपने एकेडमिक कैलेंडर को इम्प्लीमेंट किया या नहीं किया। डेली सरप्राइज विजिट्स ऑफ द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल को सिर्फ ऑफिस में नहीं बैठा होना चाहिए, प्रिंसिपल को मूवमेंट में होना चाहिए। प्रिंसिपल सरप्राइज विजिट करे, तो वो कभी पहले पीरियड में सरप्राइज विजिट करे, कभी दूसरे में करे, कभी छठे में करे, कभी पांचवें में करे, ताकि तमाम अमला भी कॉन्शियस हो, टीचर भी कॉन्शियस हो, और बच्चे भी कॉन्शियस हो कि प्रिंसिपल भी मूव कर रहा होता है, वो चेक करता है, बच्चे जो बाहर फिर रहे हैं उनको देखा जाए, और टीचर्स को देखा जाए कि वो क्लास में है या नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारा, आप ऑडिट कर रहे हैं, फिर आपका ऑडिट भी होगा। तो इस तरह से ये दोनों काम साथ साथ चलने हैं। कमेटीज फॉर द चेकिंग ऑफ क्लास, इम्प्लीमेंट कैसे करना है? अब ये इम्प्लीमेंटेशन ही है कि आप एकेडमिक कैलेंडर को इम्प्लीमेंट करवाएंगे और सरप्राइज विजिट्स के जरिए चेक करेंगे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा। कमेटीज बनाएं जो क्लासेस को चेक करे और आपको रिपोर्ट करे। मेरे कॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह हमने कमेटीज बनाई हुई हैं, और वो बाकायदा हर पीरियड की हमें रिपोर्ट करती हैं कि इस पीरियड में फला क्लास में टीचर नहीं था, या फला क्लास में बच्चे नहीं थे, या दोनों नहीं थे। तो हम फौरी तौर पे एक्शन में आ जाते हैं, हम चेक कर लेते हैं कि क्या मसला हुआ, क्या बच्चे क्यों नहीं है, और ये भी चेक कर लेते हैं कि टीचर क्यों नहीं है। ये सारे के सारे मामला हम चेक कर लेते हैं। मेरे कॉलेज में एक रिवाज है, आम तौर पे हम जो भी कुछ छुट्टी पे जाता है टीचर, तो वो अपना रिप्लेसमेंट दे के जाता है और क्लास का बंदोबस्त करके जाता है, ताकि बच्चे आवारागर्दी ना करें। यही सबसे बड़ी आदत है जो मैं उनका कर रहा हूँ, और फिर ऊपर से आने वाले हमारा कर रहे होते हैं कि आप सही तौर पे इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं। मंथली चेकिंग ऑफ द अटेंडेंस रजिस्टर्स, अगर आप अटेंडेंस रजिस्टर मंथली चेक करना शुरू कर दें प्रिंसिपल हजरात, और यही आदत है कि हम टीचर्स का ऑडिट करें और बच्चों का ऑडिट हो रहा ऑटोमेटिकली कि वो क्लासेस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, उनकी अटेंडेंस कितने परसेंट बनी है। टीचर जब क्लासेस लेंगे तो अटेंडेंस लगाएंगे, तो क्लासेस भी हो रही होंगी। और तो इस तरह से बच्चों का भी ऑडिट हो गया, टीचर्स का भी ऑडिट हो गया, और ओवरऑल इदारे का भी, एनहांसमेंट का भी ऑडिट हो रहा है कि कितनी बेहतरी आ रही है इम्प्लीमेंट करने से। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो मैं समझता हूँ कि कांटेक्ट नंबर्स ऑफ द स्टूडेंट्स होने चाहिए। तो जो जो बच्चे नहीं आ रहे उनके वालिदैन का और बच्चों को राब्ता किया जाना चाहिए। मैं बड़ी सख्ती से इस पर अमल करवाता हूँ कि जो बच्चे नहीं आते उनको हम जुर्माना भी करते हैं, और उनको हम अटेंडेंस को इंश्योर कराने की कोशिश करते हैं, उनके वालिदैन को बुला लेते हैं अगर कोई लगातार एब्सेंट हो रहा है, और बच्चे को हम जो है ना काउंसलिंग करते हैं। और बहुत बेहतरी है हमारे कॉलेजेस में इस वक्त के बच्चे अब आते हैं, और इन टेस्ट की वजह से तो बहुत ज़्यादा बेहतरी भी आई है कि बच्चे ज़्यादा आना शुरू हो गए, उनको पता चल गया कि हर टेस्ट का जुर्माना बहुत सख्त हो गया। तो इसलिए वो जुर्माने से बचने के लिए भी अटेंडेंस बहुत अच्छी होनी शुरू हो गई है। टीचर तो जाते ही हैं मजबूरी में क्लासेस में, और आगे बच्चे ना हो तो वो फिर कह देते हैं जी बच्चे नहीं थे। तो जब बच्चों को हम काउंट कर लेंगे तो बहुत बेहतरी हो जाएगी, टीचिंग में भी, लर्निंग में भी, और एनहांसमेंट होगी क्वालिटी की। प्रिंसिपल को, जो मेरे हिसाब से मॉनिटर करने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि वो GRs और CRs के साथ राब्ते में रहे। उनका एक ग्रुप बना होना चाहिए, मैं तो बनाता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें मैं भी इन्वॉल्व होता हूँ, वाइस प्रिंसिपल्स होते हैं, और हम वो टीचर जिन जो हमारे पास एक कैबिनेट में होते हैं, उनको भी शामिल करते हैं।
बच्चों को कोई GR CRs को हम डायरेक्टली कोई भी मैसेज करते हैं कि हम तमाम क्लासेस को ये बताया जाए, तमाम क्लासेस को बताया जाए कि ये होने वाला है, तमाम क्लासेस को बताया जाए कि आपका कोर्स वक्त मुकम्मल हुआ है या नहीं हुआ, हमें इतला करें। हम टीचर से भी सर्टिफिकेट लेते हैं, हम बच्चों से भी राब्ता करके कंफर्म कर लेते हैं कि आपके कोर्सेज मुकम्मल हो गए हैं या नहीं हुए, या टीचर आज जो नहीं आया था तो क्या इतला थी, छुट्टी थी, रिप्लेसमेंट वाला टीचर क्यों नहीं पहुंचा। ये सारी की सारी बातें तभी आ सकती हैं, तभी ऑडिट हो सकता है अगर आप रीचेबल होंगे, अप्रोचेबल होंगे। अगर आप तक कोई पहुंच सकता है, आपके साथ राब्ता कर सकता है, तो तभी आपको हर चीज का पता चल सकता है। अदरवाइज आप लॉस में चले जाएंगे, आपको इदारे के बारे में मालूमात नहीं मिलेंगी। तो ये ऑडिट, छोटा छोटा ऑडिट साथ साथ करते चले जाएं तो आप बड़े ऑडिट में कामयाब हो जाएंगे। फ्यूचर प्लानिंग ऑफ द एकेडमिक ऑडिट। फ्यूचर प्लानिंग में हमारे पास क्या क्या होना चाहिए जो ऑडिट वाले रिकमेंड करें या हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपने तौर पे, ताकि हमारा बेहतर से बेहतर ऑडिट हो जाए, एकेडमिक ऑडिट हो जाए, हम बेहतरी की तरफ जाए, क्वालिटी एनहांसमेंट हो जाए। तो सबसे पहला जो काम है, जैसा कि इस वक्त आप सब कर रहे हैं, आप यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कर रहे हैं। इस वक्त मैं ऑनलाइन आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ, और आप सब इस वक्त पूरे पंजाब में हर किस्म के टीचर, 17 ग्रेड, 18, 19 ग्रेड के टीचर PLT वसूल कर रहे हैं और वो सीख रहे हैं। उनको लर्निंग शेयर हो रही है, हम अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं, हम बतौर मेंटोर काम कर रहे हैं, बतौर टीचर नहीं। जो हमारा सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि अब हम सिर्फ टीचर रह गए, मेंटोर नहीं रहे। टीचर सिर्फ अपने सब्जेक्ट की बात करता है। मैं मैथमेटिक्स का हूँ, तो मैं सिर्फ जाके 2 और 2 4 पढ़ा के वापस आ जाऊं तो मैं समझू मैं बहुत लर्निंग करके आया हूँ, तो बिल्कुल गलत है। मुझे अपनी क्लास में 5-10 मिनट स्पेयर करने हैं बच्चों के साथ, अपना नॉलेज शेयर करना है मुख्तलिफ मामलात में। लेटेस्ट जो मामलात होते हैं अपने मुल्क में, उसको शेयर करना चाहिए, उस पर टॉक करनी चाहिए। सियासी और मजहबी गुफ्तगू नहीं करनी, बल्कि हमने जो मामलात हैं उनको बताना है कि ये हो गया, वो हो गया। मिसाल के तौर पर ट्रैफिक कवानीन पर हम बात करें, हम एथिक्स पर बात करें, हम लोगों को बताएं कि एक दूसरे की मदद कैसे करनी है, हम बताएं कि हम इस मुआशरे में रह रहे हैं। तो जो हमारा इंसान है वो दरअसल सोशल एनिमल है। तो अगर आप सोशल नहीं हैं तो फिर सिर्फ एनिमल है। तो हमें सोशल होना है, एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे से सीखना है, एक दूसरे को सिखाना है, एक दूसरे को बताना है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है, मैं उस पर मजीद बात ये करूं कि व्हाट्सअप आजकल बहुत इजी है, हर बंदा इस्तेमाल कर रहा है, और फेसबुक भी इस्तेमाल कर रहा है, यूट्यूब भी इस्तेमाल कर रहा है। तो हम अपने लेक्चर यूट्यूब पर भी रख सकते हैं बच्चों की आसानी के लिए। मेरे डॉक्टर जावेद साहब हैं मैथमेटिक्स के, वो लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब वगैरह पर अपने लेक्चर दे देते हैं और लेटेस्ट चीज़ों के बारे में देते हैं। अपने जो भी आजकल हमारे सिलेबस है उसके हिसाब से वो रिकॉर्डिंग करवाते हैं। कॉलेज में भी बैठ के काम करते हैं, रिकॉर्डिंग भी करते हैं और फिर शेयर भी करते हैं, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। तो हमें मेंटोर बनना है, हमें और बहुत सारी चीजें बतानी है, हमें यूज ऑफ टेक्नोलॉजी बच्चों को बताना है, उसकी तरफ लेके आना है। मुझे याद है कि 2014-15 में व्हाट्सएप बहुत तेजी से आया था मैदान में। उससे पहले मैं भी यूज नहीं कर रहा था। तो मैं उस वक्त सऊदीया में जॉब करने चला गया यूनिवर्सिटी में। यहाँ से मैंने विदाउट पे छुट्टी ली और मैंने सऊदीया में 2 साल काम किया। तो सबसे पहला काम फिर वहां पर मैंने ये स्टार्ट किया कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाता था हर क्लास का। उसका एक जो है ना, किसी स्टूडेंट के जिम्मे लगाइए, ये सारे बच्चों के नंबर नोट करके एक ग्रुप बना लें। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप का एक फायदा मैं ये उठाया करता था कि जब मैं क्लास में पढ़ाता था, मैथमेटिक्स पढ़ाता था, तो मैं अपने वाइट बोर्ड पे जो कुछ पढ़ाता था बच्चों को कहता था कि आपने हाथ से नहीं लिखना, आप इंतजार करेंगे, मेरी बात को समझेंगे, मुझसे डिस्कस करेंगे, हर पॉइंट को समझना है, लिखना नहीं।
तो वो कहते थे जी हमारे पास रिकॉर्ड कैसे आएगा शुरू में। तो फिर मैंने उनको तरीका बताया कि मैं व्हाइट बोर्ड पूरा जब भर दूंगा लिख के, तो फिर मैं रुकूंगा ताकि मैं उसको साफ करके दोबारा लिखने से पहले आपको मौका दूंगा। आप अपने मोबाइल के साथ उसका फोटो ले सकते हैं, या वो CR या GR को मैं मौका देता था, वो फोटो बना लेता था, तो उसी ग्रुप में शेयर कर देता था। तो जो कुछ मैं पढ़ाता था, व्हाट्सएप का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जो कुछ मैं पढ़ाता था, पूरे नोट्स जो मेरे व्हाइट बोर्ड पर लिखे हुए होते थे, वो सारे के सारे पूरी क्लास को चले जाते थे। फिर एक और काम करता था मैं, सब बच्चों की अटेंडेंस लेता था, और वो अटेंडेंस भी मैं उसी ग्रुप में शेयर कर देता था। और वहां पर क्योंकि सिस्टम बहुत अच्छा था, LMS, ब्लैक बोर्ड, डिजायर टू लर्न, कई ऐसे जो है ना सॉफ्टवेयर हैं जो यूज करके हम वहाँ पढ़ाते रहे। पहले वो D2L था, डिजायर टू लर्न था, उसमें हम हर बच्चे की हाजिरी को जब लिखते थे, सबमिट करते थे, तो उस बच्चे को और उसके वालिद को मैसेज चला जाता था कि आपका बच्चा आज एब्सेंट है। मुझे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम उसको ये भी बता रहे होते थे कि आप एब्सेंट हैं, और हम उस ग्रुप में अपना तमाम लेक्चर शेयर करते थे, ताकि अगर बच्चा कोई नहीं भी आया तो उसको भी एडवांटेज मिल सकता है। ऑनलाइन एवेल्युएशंस, अब आप उसी सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल करते हुए, या और भी बहुत सारे फ्री में सॉफ्टवेयर भी मिल जाते हैं, आप उनका इस्तेमाल करते हुए बच्चों को ऑनलाइन भी एवेलुएट कर सकते हैं। उनसे आप असाइनमेंट्स दे सकते हैं ऑनलाइन, और आप उनको क्वेश्चन दे दें, MCQs दे दें, और उसी सॉफ्टवेयर वेयर में ही आंसर देना हो, और उनको टाइम लिमिट हो, और रीशफल हो। हम तो ये करते थे कि हमारे पास रीशफल हो जाता था। मेरी क्लास में अगर 25 बच्चे हैं, तो मैंने अगर 10 क्वेश्चंस बनाए हैं, तो हर बच्चे के पास पहला, दूसरा, तीसरा जो क्वेश्चन नंबर होते थे, वो बदले हुए होते थे। किसी को पहला क्वेश्चन पहले मिलता था, किसी को आखिरी क्वेश्चन पहले मिल जाता था, और एक क्वेश्चन हल करते थे तो दूसरा क्वेश्चन सामने आता था। तो उससे ये चीटिंग भी कम हो गई, और रीशफलिंग से ये फायदा हो गया कि साथ वाले को देखा भी नहीं जा सकता कि उसके पास कौन सा क्वेश्चन है, उसने क्या आंसर दिया है। तो बहुत सारे काम हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम बेहतर की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि बच्चे भी मोबाइल यूज कर रहे हैं, उनके वालिदैन भी मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो हम मोबाइल को बेहतर इस्तेमाल का तरीका भी ला सकते हैं। इसी तरह असाइनमेंट्स हो गई, अटेंडेंस हो गई, क्वेश्चन डेटाबेस, ऑनलाइन आप क्वेश्चंस करें, डेटाबेस उसका रिकॉर्ड रख लें, हर एक का रिकॉर्ड करना भी आसान हो जाएगा, ऑनलाइन मौजूद होगा। बच्चों को भी फौरन पता चल जाएगा जब असाइनमेंट खत्म हो गई या आपका टेस्ट खत्म होगा कि उसके कितने मार्क्स लिए हैं, और उसके कौन कौन से गलत हैं, कौन कौन से सही हैं, सारे के सारे ऑनलाइन भी देखे जा सकते हैं। तो ये ऑर्डर, मैं जब ऑर्डर करूं तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि ये सारी सहूलतें होनी चाहिए, और टीचर्स को सीखनी चाहिए, ताकि हम बेहतरीन किस्म का मौका दें अपने बच्चों को कि वो अपनी असाइनमेंट्स ऑनलाइन करें घर बैठे, और अटेंडेंस उनकी ऑनलाइन चली जाया करे, ताकि बच्चों को पता चले कि आप एब्सेंट हैं, आपकी 75% अटेंडेंस नहीं बन रही, और एवेल्युएशन हमने वही क्वेश्चन आंसर के आंसर में आ जाएगा। ऑनलाइन प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चन आंसर सेशन होने चाहिए। वो उनको सेशन दे दें, वो घर बैठ के रात को प्रैक्टिस करें, मुख्तलिफ क्वेश्चन उनके सामने आना शुरू हो, मुख्तलिफ वो आंसर देते रहें। कोई ज़रूरी नहीं कि ये सारे काम क्लासरूम में हो, वो उनसे घर में होमवर्क और असाइनमेंट्स दे के भी उनको प्रैक्टिस कराई जा सकती है, और टाइप की भी प्रैक्टिस करवाई जा सकती है कि वो टाइपिंग करके जवाब दें। स्पेल ठीक करेंगे, जब स्पेल ठीक करेंगे तो उनको स्पेल्स का मसला भी हल हो जाएगा। तो ये जी एकेडमिक ऑडिट जो है, ये हमारे इदारों के लिए, लर्निंग टीचिंग के लिए, एनहांसमेंट के लिए कितना ज़रूरी है, ये आज की गुफ्तगू में सब कुछ हमने ये बात की है। अब अगर कोई क्वेश्चन आंसर करना चाहे तो वो आप बता दें, मैं हाजिर हूँ। माइक ओपन कर दें जनाब सबके, जो क्वेश्चन करना चाहता है वो हाथ खड़ा करें ताकि पता चल जाए, और उनका माइक ओपन किया जाए, वो क्वेश्चन कर सकते हैं। सर जाहिद जवान का माइक अलाउ कर दीजिए।
जी, एनीबॉडी जो क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर जाहिद अमान अर्ज कर रहा हूँ। जनाब जाहिद साहब। सर आप बहुत अच्छी मतलब आपने गुफ्तगू भी की और ऑडिट के हवाले से जो हमारा एकेडमिक ऑडिट है सर, उसमें कुछ ना गुजारिशात मेरी थी। एक तो ये जी बात है कि हर चीज़ का इदारा सर जो हमारा मतलब डीपी ऑफिस का ले या हमारा एचईडी जो हमारे इंतज़ामिया है, ये हर तरह का टेस्ट अपने ज़िम्मे ले रही है। तो सर ठीक है, उन्होंने एक सिलेबस बना के दे दिया, मंथली टेस्ट इसमें होना चाहिए होना चाहिए। अब वो ठीक 1 दिसंबर टेस्ट तो वो ले लें, जैसे उन्होंने इस दफ़ा किया अच्छा हो गया। बाकी हर महीने का टेस्ट उन्हें लेने की, वो वहाँ से बनाने की क्या ज़रूरत है, जबकि ये कॉलेज में खुद हो सकता है। मुझे लगता है कि ये एक मैकेनिकल सा बना दिया है इस तालीमी निज़ाम को। वहाँ बैठे हम पढ़ाते हैं, किसी ने 1 महीने कम पढ़ाया, किसी ने 1 महीने ज़रा ज़्यादा पढ़ा लिया, वो उसको कंपनसेट कर लेता है और जब तक दिसंबर आता है, उस टेस्ट तक उस वक़्त वो सारा कोर्स मुकम्मल कर लेता है। तो मेरा ख़्याल है कि उसे कॉलेज के अंदर ही टेस्ट लेना चाहिए। और दूसरा इसके साथ ही मिलता सवाल ये है कि जैसे आप अभी फरमा रहे थे कि मैं ऐसा करता हूँ कि टीचर अपना अरेंज करके जाए छुट्टी के वक़्त। मेरा ख़्याल है सर कि टीचर के ज़िम्मे ये डालना कि अगर उसको इमरजेंसी पड़ी है, छुट्टी लेता है, तो उसके ज़िम्मे ये डाल देना अपना बंदा अरेंज करके जाए। ये कॉलेज के अंदर ही एक टाइम टेबल बनाया जा सकता है, हर डिपार्टमेंट बना सकता है कि अगर फलाँ बंदा छुट्टी पर है, तो उसके बाद फलाँ ऑटोमेटिकली उसकी क्लास पढ़ाएगा। अगर वो भी छुट्टी पर है, तो उसके बाद ये तीसरा है, ये पढ़ाएगा क्लास। ये टाइम टेबल के अंदर जो डिपार्टमेंटल टाइम टेबल है, उसमें ये चीज़ हो सकती है। और जब कोई छुट्टी पे हो, तो वो उसमें बता दे, अगले बंदों को खुद खुद पता हो कि ये इसके बाद मैंने क्लास पढ़ानी है। ये मेरी सजेशन है सर। जी, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि जी मैंने पहले ही आपको कह दिया कि ऑडिट का मतलब भी यही है कि हमने जो खामियां उनको शो करना है। मैंने आपसे पहले ये बता दिया कि ये जो मसाइल क्रिएट होते हैं कि जब आप कर रहे हैं दिसंबर टेस्ट ऊपर से बन के आएगा, इम्प्लीमेंट करना भी मुश्किल भी है और उसमें हम जो है ना अरेंज भी नहीं कर सकते सारे काम। फिर एक दिन फर्स्ट ईयर का, एक दिन सेकंड ईयर का करेंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाता है, जबकि हम उसको मॉर्निंग इवनिंग में 2 हिस्सों में कर सकते हैं। इसी तरह हर अगर क्वेश्चन पेपर वहां से बन के आएगा तो वो 6-6 सफ़ात का बन के आ जाएगा, तो वो हम इतने इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, इतने पैसे हम नहीं खर्च कर सकते। दूसरी बात आपने कही कि छुट्टी पे अगर कोई जाएगा तो वो अरेंज करके अगर टीचर की ड्यूटी लगा देंगे तो ये मुश्किल हो जाएगा। आपने जो सजेशन दी है कि आपके टाइम टेबल में लिखा हो कि फारूक गुजर अगर छुट्टी पे जाएगा तो उसकी जगह जाहिद अमान पढ़ाएगा, अगर जाहिद अमान भी नहीं होगा तो उसकी जगह फलां पढ़ाएगा, इसको ओपन नहीं किया जा सकता। वो इसलिए ओपन नहीं किया जा सकता कि अगर आपका टीचर जाते वक्त बता के नहीं जाएगा तो फिर जाहिद अमान को कैसे पता चलेगा कि उसने क्लास लेनी है, और जाहिद अमान अगर छुट्टी वो भी नहीं ले रहा, वो समझता है कि टीचर मौजूद है, तो नेक्स्ट वाला कैसे आएगा। तो ये सारे के सारे मामला को स्ट्रीमलाइन करने के लिए जरूरी होता है कि जो छुट्टी लेना, एक इमरजेंसी छुट्टी और बात होती है कि फर्ज करे कि एक बंदा आ रहा है और इसका एक्सीडेंट हो गया है, तो बिल्कुल इतला नहीं कर पा रहा, खुदा ना खास्ता, तो फिर और मामला हैं। और अगर एक बंदा कैजुअली पे जाना चाहता है कि जी मैंने कल एक जगह काम जाना है, शादी पे जाना है, तो उसको चाहिए कि वो अपने डिपार्टमेंट में, उसके इतने रवाबित तो होने चाहिए ना कि उसके डिपार्टमेंट में जो फारिग टीचर है वो उसकी क्लास अरेंज कर लेगा, तो ये उसके लिए ज्यादा बेहतर है। मेरे पास 158 टीचर हैं, तो मैं 158 टीचर्स का बंदोबस्त नहीं कर सकता। वो एक टीचर जो एक मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में फर्ज करें, तो अगर वो छुट्टी जाना चाह रहा है या जाना चाह रही है, तो वो बेहतर है मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में अपने साथी को, कुलीग को कह के जाए कि मेरी क्लास आपने लेनी है, तो कम से कम वो टॉपिक तो पढ़ाएगा। मैं छुट्टी जाता हूँ और मैं जाहिद अमान को कहता हूँ कि मेरी जगह क्लास ले ले, तो फारूक गुजर मैथ पढ़ा रहा था, जाहिद अमान पॉलिटिकल साइंस का बंदा हो, तो फिर क्या बनेगा, या इंग्लिश का बंदा हो, तो वो फिर मामला हमारे लिए प्रॉपर नहीं चलते। इसलिए आसानी होती है कि जब वो छुट्टी जाता है तो वो अपने ही कुलीग्स को उसमें लगा लेता है, यार मेरी जगह आपने क्लास लेनी है, तो वो आसानी हो जाती है, बच्चों का नुकसान नहीं होता। तो ये जनाब आपकी 2-3 जो बातें हैं वो सजेशन अच्छी हैं, मैं पहले ही आपसे कर चुका हूँ कि डीपीई और डायरेक्टर साहब को हम मीटिंग में बताएंगे। पहले भी हमने बहुत सारी रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो बहुत सारी चीजें तसी हो जाती हैं। ऑडिट का मतलब भी यही है कि हमने खामियों को बताना है और सजेशन देनी है कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। थैंक यू जनाब। एनीबडी एल्स? मैम सुमेरा।
तो इस वक्त भी हम एम एक हाफिजा बेहतरीन सबा असलम का माइक अलाउ करती है। सबा असलम साहबा अस्सलाम क्वेश्चन वालेकुम करें। जी वालेकुम सलाम। सर। सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इसमें एकेडमिक ऑडिट में टीचर्स के वर्कलोड पर बड़ी ज़्यादा बात नहीं की आपने, कि जो हम अपने सब्जेक्ट या क्लासेस वगैरह डिवाइड करते हैं, क्या ओके, ये इसके क्वालिटी इन्हेंसमेंट में नहीं आता? बिल्कुल क्वालिटी एनहांसमेंट में वो, जो कि मैंने एक ओवरऑल उसमें डाल दिया, क्वालिटी एनहांसमेंट का पूरा सेल की बात की है। उस सेल में सब कुछ है कि आपका वर्कलोड कितना है, आपने काम कितना करना है, आपने सिलेबस कितना कवर करना है। सर कॉलेज एक में पॉइंट फर्ज इसके ऊपर करें कि एक सब्जेक्ट का टीचर मौजूद है लेकिन वो खुद अपना सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा, और वो किसी जी और जो कि उस सब्जेक्ट का बंदा नहीं है उसको अपना सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए दे देता है, वो अपने आप को स्पेयर कर लेता है, या प्रिंसिपल उसे इस हवाले से स्पेयर करवा लेता है जबकि वो अवेलेबल है, वो कोई 1-2 लेक्चर दिन का ले सकता है, मगर वो नहीं लेता। इस तरह की बातें हम कहाँ कर सकते हैं? हाँ, इस किस्म की बातें भी, यही तो ऑडिट, यही तो है। ये जो टाइम टेबल होता है ना जी, जरा मुझे थोड़ा सा टाइम टेबल मिसिंग हो गया। टाइम टेबल पे भी हमें बात करनी चाहिए थी, उसको कभी ऑडिट होना चाहिए। होता है, हम हर साल डायरेक्टरेट को अपना पूरा का पूरा टाइम टेबल भेजते हैं और उसी को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। और डायरेक्टर की वाज़ेह हदायत होती हैं कि वो टाइम टेबल इम्प्लीमेंट करना है। जब भी कोई चेकिंग वाला आएगा तो उसने उस टाइम टेबल के हिसाब से देखना है कि टीचर अपनी अपनी जगह पे मौजूद है या नहीं है। अब हर प्रिंसिपल के बारे में तो मैं वो इतना जिम्मेदार नहीं कर सकूंगा, लेकिन हम ये करते हैं कि मेरे पास यही है कि हम बाकायदा क्लासरूम में ये भी, जो हमारी कमेटी चेक कर रही होती है, हर घंटे को चेक कर रहा है कि वो चेक करते हैं कि क्या टीचर जो बाहर लिखा हुआ है, हमने हर क्लासरूम के बाहर लिस्ट लगाई हुई है, कौन सा टीचर कितने बजे के कौन सी क्लास पढ़ा रहा है, फिजिक्स की पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री की पढ़ा रहा है इस कमरे में, और कितने से कितने बजे तक उसका टाइम है, उसका नाम लिखा हुआ है और उसका सब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो वो टीचर के बारे में भी इतला करते हैं कि जनाब फारूक गुजर मैथमेटिक्स का उस क्लास में नहीं है। तो हमें पता चल जाता है कि वो नहीं है, उसकी जगह पे जाहिद अवान साहब हैं और वो इंग्लिश के टीचर हैं। तो वो क्यों खड़े हैं, तो हमें अंदाजा हो जाता है कि जनाब कोई किसी की जगह पे कर रहा है। तो ये काम बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि ये हमें करना है, हमें इस पर भी गौर करना है। बहुत सारे मामलात हैं जिसको हम इस तरह से जब लेक्चर दे रहे होते हैं उसके अंदर हम डिस्कस इस तरह से नहीं करते, क्योंकि ये और मामलों में चली जाती है कि हम सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हम ऑडिट कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं और उसको बेहतरी की तरफ लेके आ रहे हैं। तो ये जब बार सर बार अगर चेक, इसमें कोई एम्बिग्विटीज होती हैं या मुस्तकिल तौर पर कुछ चीजें वाज़ेह तौर पे आपके सामने होती हैं तो इनको कहाँ रिपोर्ट किया जा सकता है? आप पहले, सबसे पहला फोरम तो, अगर आप बतौर टीचर हैं तो आपने अपने प्रिंसिपल ही से रब्ता करना है। उनको आपने बैठ के उसको क्रिटिसाइज करने के अंदाज में नहीं, उनको बेहतर सजेशन के अंदाज में बताना है कि ये हो रहा है, इस तरह से हो रहा है, हमें इसमें बेहतरी इस तरह से लाई जा सकती है। आप एक या दो चार मिल के बात कर सकते हैं, उसमें बेहतरी लाई जा सकती है। या जब डायरेक्टर का विजिट हो या डिप्टी डायरेक्टर का विजिट हो तो आप उनको बताएं कि जनाब इस तरह से बेहतरी हो सकती है, ये मामला हो रहा है। एक फारूक गुजर है, वो क्लास ही नहीं लेता, उसकी जगह पे कोई और बंदा खड़ा है, या उसने हायर करके बंदा खड़ा कर दिया है और वो इतना पावरफुल है कोई इसको रोक नहीं पा रहा। तो ये बातें जब तक आप बताएंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तो फिर ये भी आदत ही है जब आप बोलते हैं, जब आप बताते हैं। तो ये हमने, तो लेकिन तरीके से लड़के नहीं, उसको क्रिटिसाइज जी इस तरह से सर, नहीं मेरा करना कि मेरा लड़ाई हो। पॉइंट ये है कि देखें जो लोग इस तरह से करते हैं बुनियादी तौर पर तो वो फेवरेटिज्म में ही होते हैं ना, प्रिंसिपल उनकी तरफ फेवरेटिज्म कर रहे होते हैं, वो अपने जो लोगों को कह देते हैं, टाइम टेबल इंचार्ज से कह देते हैं कि भाई आप इनकी ये क्लास यहाँ से निकाल दें, या आप इनकी 3 ही रखें, या आप इनकी 2 ही रखें। तो फिर तो हम प्रिंसिपल को तो नहीं रिपोर्ट करेंगे क्योंकि वही तो हमें ऐसा करने के लिए कह रहे हैं। मैं यही तो बता रहा हूँ ना जी, कि सबसे पहले जो है, आपको बेहतर तो है कि जब आप मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में फर्ज कर लेते हैं, तो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में मैं एचओडी रहा हूँ। तो मैं मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में तमाम जो टाइम टेबल की स्लॉट्स हमें मिलती थी, तो मैं अपने पूरे के पूरे स्टाफ मेंबरान जो भी मेरे मैथमेटिक्स के थे उनको बिठाता था, मीटिंग करता था और उनके सामने टाइम टेबल रख देता था कि एक दूसरे को आपने मसाइल को समझते हुए टाइम एडजस्ट करना है। और सावधान है, जब सब मिलके बैठते हैं तो उसमें फिर कोई फारूक गुजर ये नहीं कह सकता कि मेरे पीरियड ना रखें और बाकियों के रख दें, तो वहीं पर एक दूसरे का पता चल जाता है। तो ये बहुत सारी बातें
स्टार्ट से अपने डिपार्टमेंट से ही आप करना शुरू कर दें तो बहुत सारे मसाइल आसानी के साथ हल होना शुरू हो जाते हैं। तो जी जब सर, आप थैंक यू सो एप्लीकेशन मच सर। लिखेंगे, बाकी लोग डायरेक्टर भी को लिखेंगे, डीपीआई को लिखेंगे, तो वो और मायनों में वो लड़ाई शुरू हो जाती है। जी, जी नेक्स्ट जी जी, सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक एनीबॉडी यू। एल्स? जी, एनीबॉडी मुनीबा एल्स कोई वसीम क्वेश्चन? का माइक अलाउ कर दिया है। सर जवेश का माइक अलाउ कर दिया है। अपने अपने माइक चेक करते जाएं, आपके माइक ओपन किए जा रहे हैं, आप जो है ना अस्सलाम क्वेश्चन वालेकुम कर सर। सकते हैं। जी, वालेकुम सलाम। सर बहुत शानदार लेक्चर था, लेकिन सर यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हमारा जो गिरता हुआ निज़ाम तालीम है वो हर आने वाले वक्त के साथ बर्तरी में जा रहा है। तो सर अगर ये कहीं गैप आ रहा है कि चीजें तो इतनी बेहतरीन बनी हुई हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में गैप आ रहा है, कहाँ गैप आ रहा है कि तालीमी निज़ाम जो है ना बदतर हो रहा है और लग ऐसा रहा है कि कागजी कार्रवाई जो है ना वो मैक्सिमम हो रही है, कहीं ना कहीं गैप तो होगा ना सर। तो आप क्या कहते हैं कि कहाँ पर मसला आ रहा है? आपने मेरी बात गौर से नहीं सुनी। आप मेरी बात गौर से सुनते ना, तो मैंने सबसे बड़ा जो फॉल्ट की बात कर दी थी, लेकिन तरीके से, कि इम्प्लीमेंटर कौन है। जी प्रैक्टिस तो सर बिल्कुल। आ रहा है, डायरेक्टर डायरेक्शन दे रहा है, उसको सर्कुलेट कराता है आगे इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, और जो है ना डायरेक्शन दे रहा है। तो इम्प्लीमेंटर तो है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल बिल्कुल को सही। ये काम करने हैं, उसको बुरा बनना है। मैं बड़ी एक वाज़ेह बात किया करता हूँ, मैं अपने कोलिग्स को भी यहाँ कहता होता हूँ कि भाई मैं बुरा हूं, मुझे बुरा ही रहने दे, मैं अच्छा बन के नहीं रह सकता। मैंने काम लेना है। जब मैंने किसी को काम कहना है तो उसने मुझे बुरा कहना है कि ये बहुत बुरा आदमी है। तो इम्प्लीमेंट करवाने के लिए बुरा बनना पड़ता है। तो फॉल्ट यही है। अगर प्रिंसिपल अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश कर रहा है तो वो इदारे का बेड़ा गर्क कर रहा है। बस इतनी सी बात है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। जी, एनीबॉडी एल्स? तो मैंने क्रिटिसिज्म अपने ऊपर किया जी, प्रिंसिपल ही सब कुछ है, उसने ही सब कुछ करवाना है, लेके भी चल रहे मैम हैं, काम साइमा भी करवा। बशीर का माइक अलाउ कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम जी। सर आपने जो है ना एलएमएस का जिक्र किया है, तो मैं चाह रही थी कि आप उन सॉफ्टवेयर को जो है ना वो थोड़ा इंट्रोड्यूस करा देते कि हम उस पे टेस्ट वगैरह जो है वो किस तरह से बना सकते हैं। और जिस तरह से आपने कहा था कि बच्चे जब एब्सेंट होते हैं तो मैं बच्चों का रिकॉर्ड तक जो है ना वो उनके पेरेंट्स के पास पहुंच जाता है। तो काइंडली आप उन सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देते ताकि हम भी उनको फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद भी चूंकि सॉफ्टवेयर वो हमारा असल में टॉपिक नहीं था। टॉपिक हमारा यस चूंकि ये एकेडमिक ऑडिट था, लेकिन उसके साथ मैं ये गाइड कर देता हूँ कि एक हमारे दोस्त हैं, अटक में है शायद, अगर मैं भूलता नहीं हूँ, पिछले दिनों उनसे मैंने राब्ता भी किया था। उन्होंने एक जी सर। सॉफ्टवेयर बना लिया और वो फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहते हैं कॉलेजेस में। तो जी अगर सर। आप लोग मैं शेयर कर दूंगा, मैं नंबर ढूंढता हूँ, मैंने उनका नंबर भी लिया था, उनसे बात भी की थी। तो वो सॉफ्टवेयर मैंने अपने कॉलेज के लिए लेना है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहते हैं। तो वो एलएमएस और D2L डिजायर टू लर्न या ब्लैक बोर्ड, ये 3-4 बहुत जो है ना वो महंगे महंगे सॉफ्टवेयर हैं। वो इदारा ले, अगर हायर एजुकेशन लेके दे दे हमें, तो हम उसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, अदरवाइज हम खुद खरीद नहीं सकते। हाँ, अलबत्ता ये जो सॉफ्टवेयर फ्री मिल सकता है हमें, हम उसके ऊपर काम करके अपने इदारे में ये सारे सारे काम कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं शेयर कर दूं, जो भी मुझसे मांगेगा मैं उनका नंबर शेयर कर दूंगा, उनसे रब्ता किया जा सकता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट देने को तैयार है। थैंक यू सो वेरी मच सर। वेलकम, वेलकम जी। एनीबॉडी एल्स जी? किरण जहरा का माइक अलाउ कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मेरा क्वेश्चन QEC से है कि आपने कहा क्वालिटी इन्हांसमेंट, सर ये वर्किंग में होते हैं कॉलेजेस लेवल?
मैं वो बातें कर रहा हूँ जो प्रैक्टिकल है, मैं कोई जुबानी बातें तो करने में कायल नहीं हूँ सर कि मतलब सिर्फ जो है मेरा ये पॉइंट किताबी। क्लियर नहीं हुआ कि एकेडमिक ऑडिट जो होता है जैसे फाइनेंशियल होता है एनुअली, हाँ, या हम दो बात कर होते हैं, तो क्या ऐसे ही होता है हम जैसे रिपोर्ट रहे होते हैं अपने कॉलेजेस की, ऐसे आपकी हो रहा होता है? आवाज कट रही है, आपका मेरे ख्याल में शायद कोई नेट का प्रॉब्लम है, आपकी आवाज कट रही है। और एकेडमिक ऑडिट से मुराद हमारा वही है, जैसे फाइनेंशियल ऑडिट हो रहा है तो एकेडमिक ऑडिट भी ऐसा ही होना चाहिए। और हमें ये चीजें जो है ना मद्देनजर रख के अपने अपने खुद ही एहतसाब करना शुरू कर देना चाहिए। क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल जो है वो यूनिवर्सिटीज ने लाजम मलजूम करार दिए हुए हैं कॉलेजेस में। तो उसका ये फायदा है, वो उन्होंने बीएस के लिए किया हुआ है, तो हम उसी तर्ज पे अपने एफएफएससी पे भी ये काम करें और क्वालिटी एनहांसमेंट में बेहतरी लाई जा सकती है अपने कॉलेजेस में। तो ये क्वालिटी एनहांसमेंट सेल मेरे पास तो बहुत जो है ना जोरों शोर से वर्किंग में है। और हम जी सर। भरपूर बच्चों से हम जो है ना वो फीडबैक भी लेते हैं, फॉर्म भी फिल करवाते हैं, टीचर से करवाते हैं, मुकम्मल एक प्रोटोकॉल हम देते हैं। जी सर। सर स्टार्ट में हमने बात की थी पर्पस, स्कोप और गोल की। सर ये तीनों चीजें डिफरेंट हैं या हम इन्हें सेम कंसीडर कर सकते हैं? जैसे अगर हम पर्पस देखें तो वो भी यही है कि हम इम्प्रूवमेंट लाए, स्कोप को देखें तो वो भी यही कहता है, और गोल भी यही कहता है। बात एक ऐसी होती है जी कि हम जब गोल की तरफ जाते हैं ना जी, फर्ज कर लेते हैं मैं फुटबॉल खेलता हूँ तो मैंने गोल करने जाना है, तो उसका पर्पस तो गोल करना या गोल हमारा है कि मैंने गोल करना है, तो उसके लिए एक प्रोसेस है, मुझे वो चलना है कि बाल को कैसे लेना है, कैसे लेके जाना है, क्वालिटी बेहतर रखनी है ताकि मुझसे बाल को छीन ना ले, मैं आगे की तरफ बढ़ सकूं। ये मामला सारे के सारे लिंक्ड हैं, तभी हम गोल तक पहुंच सकते हैं कि हम सारों को ऐसा साथ लेके चलेंगे। तो वो एक ही बात चल रही होती है हमारे जहन में कि हमने जाना उसी तरफ है, गोल की तरफ ही है। जी सर। थैंक यू जी। जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। एनीबॉडी एल्स? सादिया तारिक का माइक अलाउ करती है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। हेलो, आपकी आवाज कट गई। सर एक्चुअली में इट्स मोर जो मैं बात करने जा रही हूँ ये शेयरिंग है, और ये फर्स्ट ईयर जिसे आप कह रहे हैं कि अब ये एडमिशन हो गया है प्री फर्स्ट ईयर रिलेटेड, अगर ये अपनी ट्रू सेंस में प्रैक्टिस में आ जाए तो हमें ये इंटर में सिलेबस कवरेज में जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। लेकिन ये गवर्नमेंट सेक्टर में जो एक स्टूडेंट्स की रिलक्टेंसी है, लेजीनेस है कि बच्चे जो हैं वो इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, तो उसके लिए जो है वो क्या किया जा सकता है? आपने कहा कि आपके कॉलेज में बहुत अच्छे से ये जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ, तो आप अपना कुछ शेयर करेंगे कि किस तरह से आपने इसको जो है वो किया, एडवर्टाइजमेंट का जो है एंगल? मैं आपको बताता हूँ, मैं एडवर्टीजमेंट नहीं करता, मैं इसको तरीकाकार और रखता हूँ अपने कॉलेज को। मैं कहता हूँ मेरा कॉलेज ओपन डे मनाता है। ओपन डे का मतलब है कि किसी जमाने में प्राइमरी स्कूल्स के बारे में या स्कूल्स के बारे में लिखा हुआ था आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले, कि आइए देखिए हम फरोग तालीम के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, आप हमारे इदारे में आए। बोर्ड लगे थे बाकायदा सड़कों के ऊपर। तो वो मैं बोर्ड तो नहीं लगाता, लेकिन मैं हर इवेंट को ओपन डे कर देता हूँ, अपने बच्चों को बच्चियों को कहता हूँ, अपने वालदैन को, वालदा को, वालिद को, भाई को, दोस्त को, सहेली को आप साथ लेके आएंगे जो भी इवेंट होगा मेरे कॉलेज में, चाहे वो फुटबॉल का मैच है तब भी वो सारे अपने बच्चे अपने सारों को लेके आए। कलरफुल डे भी मनाते हैं हम, मुशायरा है, कोई और जो है ना हमारे पास कॉन्फ्रेंस है, सेमिनार है, कोई कल्चर डे है, भरपूर तरीके से लोगों को अट्रैक्ट करवाता हूं। मैं कहता हूं लेके आओ, जो एक दफा इदारे में आता है वो फिर उसको हमें मिन्नत नहीं करनी पड़ती कि आप हमारे इदारे में एडमिशन करवाएं अपने बच्चों का या भाई का या खुद लें। मेरे पास पहले जो है ना बड़ी माजरत के साथ जो पहले हमारे इंचार्ज हुआ करते थे वो यहाँ पर सेंटर नहीं बनने देते थे, एग्जाम सेंटर। मैंने आके मैट्रिक के एग्जाम सेंटर बनाना शुरू किए, यूनिवर्सिटी के सेंटर बनाना शुरू किए, और इतना माहौल बेहतर अपने कॉलेज का शो करते हैं
सफाई रखते हैं। मेरे पास एक दिन सेक्रेटरी साहब 5 बजे तशरीफ लाए और उस दिन जो है ना इंटरव्यू हो रहे थे CTIs के और सारे जा चुके थे। मैं बैठा था या 2-4 बंदे बैठे थे जो इंटरव्यू कर रहे थे। तो सेक्रेटरी साहब अचानक तशरीफ ले आए। तो 5 बजे भी मेरा कॉलेज जो है ना बिल्कुल साफ सुथरा था। तो वो बड़े खुश होके गए कि मुझे एक बहुत अच्छा इदारा देखने को मिला। तो जो एक दफा मैं कहता हूँ तो मेरे इदारे में एक दफा आए, बस इतना ही काम करना है। और जो आपने कहा ना बच्चों को पाबंद कौन करेगा, मुझे मेरे टीचर कहते हैं कि जनाब प्रिंसिपल जो है ना वो पाबंद करे, बच्चे कॉलेज नहीं आते। तो मैं उनसे एक सवाल करता हूँ, अब आपसे भी एक सवाल है। मेरे कॉलेज में 4200 बच्चे हैं, क्या मैं 4200 बच्चों को पाबंद कर सकता हूं अकेला बंदा? या आपकी क्लास में सिर्फ 20 बच्चे हैं, आपने उनको पाबंद करना है या प्रिंसिपल ने 4200 बच्चों को पाबंद करना है? सिर्फ इस बात का जवाब देना है आपने, इसी में मेरा आंसर है। कौन पाबंद कर सकता है? टीचर जाहिर है मेंटोर, आपने कहा है कि हम मेंटोर नहीं हाँ, उसने मेंटोर भी बनना है, उसने हर बच्चे का फोन नंबर लेना है, उसने व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है, उसमें अटेंडेंस भेजनी है, उसमें अपना लेक्चर भेजना है, उसने हर बच्चे के साथ राब्ते में आना है। जब राब्ते में आएंगे तो तब आप बच्चे को पाबंद कर सकते हैं। अगर आप राब्ते में नहीं, आप बच्चे का नाम नहीं जानते, फोन नंबर नहीं जानते, रोल नंबर नहीं जानते, तो फिर ना आप इंटरेस्टेड है ना वो इंटरेस्टेड है। तो फिर कोई जरूरत नहीं है कि फिर एजुकेशन एनहांस हो सके। एक क्लास को पढ़ाने वाले 6 से 8 टीचर्स जो हैं, अगर वो टीम वर्क की तरह काम करें तो फिर जी, वो जो हमारा प्री मेडिकल है, प्री इंजीनियरिंग है, ICS है, वो सक्सेसफुल होता है कि अगर वो टीचर्स जो हैं वो शेयरिंग करें। मैं एक अपनी छोटी सी मिसाल देता हूँ, बड़ी माजरत के साथ मुझे अपनी मिसाल देनी पड़ रही है कि मैं जब तक पढ़ाता रहा हूँ, मैं बहुत फन खान किस्म का उस्ताद था। क्यों था? वो इसलिए था कि मैं पहले 5-10 मिनट 20-20 मैच खेला करता था कि मैंने जाते ही पूछना, हाँ बच्चों कल मैंने क्या पढ़ाया था। बस ये सवाल मेरा शुरू होता है, हर बच्चे से मैं पूछता हूँ। और जिसने कहा कि जी मैं कल नहीं आया था इसलिए मुझे पता नहीं है, तो मैं उसे कहता हूँ बेटा फिर आज क्यों आए हैं? आप तशरीफ ले जाए, आज के बाद आप कॉलेज ना आइएगा क्योंकि आप आते नहीं है। बस ये 2 दफा मैंने काम किया। उसके बाद मुझे, जब मैं यहाँ की मिसाल देता हूँ, मैं सिविल लाइंस कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल भी था। तो मुझे एक उन्होंने 75 बच्चों की क्लास दे दी कैलकुलस की, जिसमें बॉटनी, इकोनॉमिक्स, सारों के कैलकुलस पढ़ने वालों को दे दिया BS के। तो मेरे पास 75 में से 69 की एवरेज थी मेरे पास बच्चों की पढ़ने की। क्यों? कि मैं पूछता था। और मेरे ही कुलीग्स जो बाकी थे, उनके पास किसी के पास 5 बच्चे बैठते थे, किसी के पास 10 बच्चे बैठे होते थे। मुझे कहते थे तेरी क्लास इतनी बड़ी क्यों है? मैंने कहा जी मैं सिर्फ जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि मैं उनको पूछता हूँ। जब मैं वहाँ टीचर था बकर में, तो एक दिन मैं रियल वाकया बता रहा हूँ कि मुझे एक वालिद का फोन आया कि मेरा भाई फौत हो गया, यानी बच्चे का चचा फौत हो गया, इजाजत है कि मैं आज अपने बच्चे को छुट्टी करवा लूं। बस ये एक छोटा सा काम है जो आपने करना है, टीचर ने करना है, प्रिंसिपल ने नहीं। ये जिम्मेदारी टीचर की है। कम्युनिकेशन। जी ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू जी, वेलकम जी, वेलकम मैम। नेक्स्ट जी, एनीबडी एल्स जी? क्वेश्चन कर सकते हैं, मेरा फोन नंबर है, व्हाट्सएप भी उसी पे है। आप अगर यहाँ शर्म महसूस करें तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई गाइडलाइन ले सकते हैं, मैं देता होता हूँ जी। सिर्फ रात 2 से 6 बजे तक मैं ऑफ होता हूँ, बाकी मैं तकरीबन मौजूद होता हूँ। नजमा यूसुफ का माइक अलाउ करती है। जी किसी का माइक ओपन हो गया जी, जो क्वेश्चन कर सकते हैं। कामरान पराचा साहब कहीं से कोई क्वेश्चन कर रहे थे, मुझे याद नहीं लिखा हुआ, लेकिन मुझे समझ नहीं क्या कहा उन्होंने। मेरा ये शागिर्द भी है, मेरा कुलीग भी बकर मेरा है जी, मेरे साथ सबॉर्डिनेट भी रहा है जी। अस्सलाम वालेकुम मैम। सर। जी वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर नजमा यूसुफ बात कर रही हूँ। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि वर्कलोड को हम कैसे डिफाइन करते हैं? जैसा कि हमारे यहाँ हमारे कॉलेज में इंटरमीडिएट में अगर फर्स्ट ईयर के एडमिशन देखे जाएँ तो तकरीबन 1000 स्टूडेंट्स होते हैं,
जो कि जिनका एडमिशन होता है, तो उसमें हम लोग उर्दू के जो हैं वो 2 परमानेंट लोग मौजूद हैं। तो मैक्सिमम जो है कोई एक सीटीआई मिल जाता है तो हम लोगों के 3 सेक्शन बन जाते हैं। तो तकरीबन हर सेक्शन में 300 साढ़े 300 स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे पास होते हैं। तो जबकि वर्कलोड के हिसाब से हमें 4 लेक्चर्स पर डे जो हैं वो हमें टाइम टेबल में हमारे रखे जाते हैं। तो सर जैसे अब ये 300 स्टूडेंट्स का आपके पास सेक्शन है, तो क्या फिर भी हमारे जो हैं वो 4 लेक्चर्स होंगे पर डे? जबकि हम बीएस को भी पढ़ा रहे हैं, साथ में इंटरमीडिएट भी है और इंटरमीडिएट में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के 3 या मैक्सिमम 4 सेक्शंस हैं, जिसमें 300 साढ़े 300 स्टूडेंट्स जो हैं वो होते हैं। अच्छा जी, इसमें जरा थोड़ी सी मैं बात वजाहत कर दूं। इसमें चूंकि मैं प्रिंसिपल भी हूं इस वक्त और मैं टीचर भी रहा हूं। मैं जो पहले टीचर था ना जी, ईसा ख्याल में मैंने ज्वाइन किया, तो मैं मैथमेटिक्स के साथ इंग्लिश भी पढ़ाता था। मैं जब मनकेरा में ट्रांसफर हुआ, अपने ही जिले में आ गया, तो वहां पर मैथमेटिक्स का कोई बच्चा नहीं था। मैं एजुकेशन भी पढ़ाता था और इंग्लिश भी पढ़ाता था, फर्स्ट ईयर को भी और सेकंड ईयर को भी। तो मैंने तो कभी भी एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूं तो मुझे ये पढ़ाना पड़ रहा है। नंबर 1। नंबर 2, अगर हमारी मजबूरी है, मेरे इदारे में मैंने कंप्यूटर के, हमें टीचर चाहिए थे तो मैंने हायर किए हुए हैं। मैं उन टीचर्स को बकायदा पे करके पढ़ाता हूं ताकि वर्कलोड भी हमारा बराबर रहे और बोझ भी ना बने। हर इदारे की ये सहूलत नहीं हो सकती। आप, हो सकता है मैं मनकेरे में होता तो मनकेरा में मैं ये नहीं कर सकता था, मेरे पास फंड ना होते। ये इदारा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा इदारा है, तो मेरे पास जो है ना वो फंड है, मैं ये काम कर सकता हूँ। हर एक की सिचुएशन देखते हुए चलना है। और अगर आप ये देखना शुरू कर देंगे कि मेरा वर्कलोड 4 है तो मैं 5 पीरियड क्यों पढ़ाऊं, तो फिर आप इदारे के लिए बेहतरी के लिए नहीं काम कर रहे। हमें इदारे की सिचुएशन को समझते हुए चलना है, बच्चों के लिए काम करना है। मेरा ऐलान है कि ये इदारे बच्चों के लिए बनाए गए, हमारे लिए नहीं बनाए गए। हम ये समझते हैं कि ये मुझे प्रिंसिपल लगाने के लिए इदारे बनाए या मुझे प्रोफेसर बनाने के लिए इदारे बनाए गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों के लिए इदारे बनाए, हमें तो हायर किया है कि बच्चों का काम करें। तो फिर हमें ये सोचे बगैर बच्चों का काम करना है। अगर ये हम करना शुरू करेंगे, कौम तब बिल्ट होगी। अगर हम ये समझेंगे कि मैं क्यों करूंगा, तो फिर कोई भी नहीं करेगा, सारे कहेंगे मैं क्यों करूंगा। तो वर्कलोड बड़े होने से कुछ नहीं फर्क पड़ता, हिम्मत करनी है, इदारे चलाने हैं। तो नहीं, ये नहीं सर, हम ही ने करना है, किसी और ने नहीं करना। इंडिया से सर जाएगा। सर वो थैंक बात यू जी। आपकी मैं बिल्कुल दुरुस्त है। बहस नहीं कर रही, मैम हमने बहस नहीं कर रही, मैंने जस्ट एक मेंटोर के तौर पे आपसे बात कर दी है। मैं मेंटोर भी हूं ना, मेरा मसला ये है। और टोर टार वाला बंदा ना जी, मैं की करा। मैंने तो ये चीजें बतानी है लोगों को कि ये गलती है, ये हो सकता है, इसमें बेहतरी हो सकती है। मैं बहस नहीं करता, मैं तो सिर्फ बता देता हूँ ये बेहतरी कर लें, सोच लें। नेक्स्ट जी।